आज हम बोर एटॉमिक मॉडल और वेरियस जो एटॉमिक मॉडल्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बोर एटॉमिक मॉडल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि एटम की जब हम बात करते हैं, जब हम मैटर की बात करते हैं, तो मैटर का सबसे जो छोटा हिस्सा होता है उसको हम एटम बोलते हैं, राइट। जब हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर को अगर हम छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ेंगे तो सबसे छोटा हिस्सा जो निकल के आएगा दैट विल बी द एटम। स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल, आप जानते हैं स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर इज नोन एज एटम, यू नो वेरी वेल। और ये जो है ना एटम जो है ना वो बहुत छोटा होता है। अगर मैं आजकल के मतलब आज तक जो हमें बताया गया है मैं उसके अगर मानूं तो एटम के अंदर जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, आप सभी जानते हैं कि एटम में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो फर्मी के अंदर होती है। फर्मी, उसका जो ऑर्डर है फर्मी है। फर्मी मीन्स 10⁻⁻15 मीटर। और अगर आप साइज ऑफ एटम की बात करेंगे, साइज ऑफ एटम, तो साइज ऑफ एटम होता है प्यारे बच्चे 10⁻10 मीटर। तो 10⁻10 मीटर इतनी छोटी चीज और उसकी स्टडी करना ये एक आसान कार्य नहीं है, ये एक बहुत मुश्किल कार्य है कि इतना स्मॉल साइज, समझ रहे, 10⁻10 का मतलब समझिए कि 1 के नीचे जब हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 जीरो जाने वाली है। आप समझो कितना स्मॉल चला जाएगा वो चीज। तो साइंटिस्टों ने इस चीज की स्टडी के लिए कि एटम क्या होता है, टाइम टू टाइम इन्होंने प्रयास किए। कुछ साइंटिस्टों ने इनके बारे में बताया, जैसे कि आप बचपन में आप पढ़ते हैं सबसे पहले कि मैटर के अंदर एटम होते हैं। इसके बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया डेट वाज डाल्टन, यू नो वेरी वेल। ये चीजें यहाँ बताने की नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा रूपरेखा मैं बना रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्टली जाऊंगा बोर एटॉमिक मॉडल में, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट वही है, राइट। इसके बाद में आपने देखा होगा कि एक जे थॉमसन मॉडल आया था, और भी मॉडल्स आए बीच में बहुत सारे मॉडल्स आए। जे थॉमसन मॉडल है ना, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। तो ये जो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल था, आपको याद होगा किसने बोला था कि भाई आप ना एक वाटरमेलन ले लीजिए, राइट। एटम जो है वो जस्ट लाइक वाटरमेलन है, लाइक यू कैन से कि तरबूज है, खरबूज है ना। अरे यार ये मिट क्यों रहा है, चलिए कोई नहीं, मिट जाने दीजिए, आप वैसे ही समझते रहिए। और उन्होंने बोला था कि इसमें ये पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है वाटरमेलन जो है, और इसमें कहीं कहीं ना नेगेटिव एम्बेडेड है ऐसे बीच बीच में, जस्ट लाइक जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, ठीक उसी तरह से इसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है एम्बेडेड है। बट ये जो मॉडल है ना बच्चे, ये मॉडल जब तक जे थॉमसन ने दिया था तब तक तो ठीक था, उसके सिनेरियो में ठीक था, उसके समय में ठीक था। लेकिन समय के साथ साथ ना नई नई चीजें पता लगी एटम के बारे में, और इनसे बहुत सारी चीजें जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं हो पाई, तो इसलिए इसको ना रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद में एक मॉडल आया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये जो मॉडल है इसके बारे में कभी हम अलग से वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं वो है बोर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बीच में और भी आए, लेकिन वही है कि सारे मॉडल कौन याद रखता है। जो मेन जो मॉडल्स हैं हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भाई कैसे। तो रदरफोर्ड ने बोला कि बेटा ऐसा है कि आपके पास में ना एक न्यूक्लियस होता है। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आपको शायद याद होगा ये कि अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, और अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से इसने बताया कि भाई आपका ना न्यूक्लियस होता है एटम में, एटम में जो है वो आपका न्यूक्लियस होता है, राइट। एटम में आपका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस जो है वो उसके सेंटर पार्ट में लाई करता है, जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इंक्लूड है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है डेट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये इसने बताया, अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। लेकिन कुछ कारणों से ये एक्चुअल में एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस वजह से इसको भी मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरी तरह से फेल हुआ, क्योंकि इसने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था डेट वाज द न्यूक्लियस, ये आज भी हम पढ़ते हैं कि हाँ भाई न्यूक्लियस होता है।
उसके बाद में हमारा बहुत प्यारा सा साइंटिस्ट जिसका नाम क्या है, बोर, और जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बोर एटॉमिक मॉडल जो है वो एग्जिस्टेंस के अंदर है। इस बोर एटॉमिक मॉडल ने लगभग सारी चीजें रदरफोर्ड वाले ही यूज की, बस इसने जो कंसेप्ट था, इसने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया बोर ने, और वो नया कंसेप्ट था स्टेशनरी ऑर्बिट्स का। जो रदरफोर्ड था ना, रदरफोर्ड जो था वो ऑर्बिट्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। अब बोर ने कुछ पॉइंट्स जो है दिए, उनमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्टेशनरी ऑर्बिट। इसने कहा कि जो ऑर्बिट है ना वो ना स्टेशनरी रहता है, मतलब ऑर्बिट फिक्स है, उनकी एनर्जी फिक्स है, ठीक है। तो वहां से स्टेबिलिटी आ गई। अब स्टेबिलिटी आ गई तो मतलब सब कुछ एक्सप्लेन हो रहा है, तो बहुत बढ़िया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम बोर एटॉमिक मॉडल के मैथमेटिकल पार्ट की तरफ हम जाएंगे। देखिए, जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, ये जो चीज है ये हमारे सीबीएसई में किसी काम की नहीं है। बस हमें ये पता होना चाहिए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी किसी काम की नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेशनरी ऑर्बिट का कंसेप्ट किसने दिया, तो डेट इज द बोर, और न्यूक्लियस का कंसेप्ट किसने दिया, तो डेट इज रदरफोर्ड। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो आज हम बोर के मैथमेटिकल पार्ट की तरफ आज हम जाएंगे, और याद रखिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप हमारे साथ बने रहें, सुर में सुर और ताल में ताल मिलाएं, आपको बड़ा आसान लगेगा। पहले हम थोड़ा सा डेरिवेशनल पार्ट करेंगे। डेरिवेशनल पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन जब आते हैं तो बीच में से निकल के आ जाते हैं, डेरिवेशन के बीच में से न्यूमेरिकल बनते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन और डेरिवेशन के बीच में से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो ये चीज जरूरी बन जाती है आपके लिए कि आप जो है ना सर, इसमें डेरिवेशन पे आप ध्यान दें, और डेरिवेशन के बाद में जो एंड रिजल्ट निकल करके आएगा ना बच्चा, जो एंड रिजल्ट निकल के आएगा, राइट, वो एंड रिजल्ट हम फिर लर्न करेंगे कि भाई हाँ ऐसा कुछ आया था, उसके ऊपर फिर हम न्यूमेरिकल्स वगैरह देख लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं बच्चे इनके पोस्टुलेट्स की। पोस्टुलेट्स, और पोस्टुलेट्स से ही इक्वेशन निकल के आएगी, याद रखियो। पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, राइट। मैं ना आपको ना यूनिवर्सल करवाऊंगा, हालांकि आपके सिलेबस में हाइड्रोजन एटम का है, लेकिन हम पहले यूनिवर्सल लेंगे, बाद में केस बना देंगे कि हाइड्रोजन एटम अगर होगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो बोर एटॉमिक मॉडल की पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है? पोस्टुलेट्स का मतलब मेन पॉइंट अजम्पशंस जो हैं, मेन अजम्पशंस जो हैं उनको ना पोस्टुलेट्स बोलते हैं, राइट, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट क्या बोला इसने? इसका पहला पोस्टुलेट बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स, वही जो कि रदरफोर्ड ने बोला था, इसने कुछ ज्यादा अलग नहीं बोला, लेकिन जैसे मैंने बताया इसने स्टेशनरी ऑर्बिट का कंसेप्ट जो था वो डाल दिया। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर, इसने भी सर्कुलर ही बोला था, हालांकि आजकल इलेक्ट्रिकल है। इसके बाद में बोर के बाद में समरफोर्ड मॉडल भी आ चुका है, जिसने ये बताया कि जो ये ऑर्बिट है ना एक्चुअल में तो सर्कुलर नहीं होते, इलेक्ट्रिकल होते हैं। तो टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन तो चल रहा है, और आगे जाकर के कुछ और भी मॉडिफिकेशन आएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर स्टेशनरी ऑर्बिट्स, सर्कुलर स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है, सर्कुलर स्टेशनरी ऑर्बिट्स, राइट। जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ जो है वो सर्कुलर स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, सर्कुलर स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब एक बात बताएं कि अगर मान लीजिए बच्चा ये आपका न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, राइट, और मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, मैं तो क्या कहूंगा भाई, ये वो जो बता के गए उनकी बातें चल रही, हम बातें कर रहे हैं कि ये जो है दिस इज इलेक्ट्रॉन, और ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। हालांकि ये सर्कुलर सर्कल बना नहीं मुझसे, लेकिन आप मान लेना कि हाँ भाई सर्कल है ना, मानने में ही है सब कुछ, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें इसके अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। आपको पता है कि कोई भी चीज ना अपने आप सर्कुलर पाथ में नहीं घूमती है, उसको घुमाना पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। हर बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी ना बच्चे स्ट्रेट लाइन में मूव करने की होती है, और यहाँ सर्कल में घूम रही है, तो सर्कल में घूमने के लिए ना एक फोर्स की आवश्यकता पड़ती है सेंटर की तरफ, और दैट फोर्स इज नोन एज
सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको पता होगा सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दो फोर्सेस का कंसेप्ट होता है सर्कल में। सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ काम करता है, फ्यूगल से फेंकना, फेंकने से याद करेंगे कि बाहर की तरफ कौन काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल। अंदर की तरफ कौन काम करता है, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल हमें लगाना पड़ता है अगर आप सर्कल में मूव करवाना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर अंदर की तरफ कौन काम करेगा, आप कहेंगे कि सर न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स न्यूक्लियस, ठीक है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर विद इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ना बच्चा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही किस फोर्स का काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, और ये बाहर की तरफ लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करेगा। मतलब कि जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलॉम अट्रैक्शन, याद आ गया कूलॉम, यूनिट फर्स्ट का बड़ा फेवरेट टॉपिक था आप लोगों का। इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलॉम्स अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलॉम्स अट्रैक्शन बिटवीन, है ना, बिटवीन किसके बीच का बच्चा, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं कि कोई चीज ना अपने आप कभी सर्कल में नहीं घूमती, सर्कल में घुमाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है, और उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई लगाएगा। तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है प्यारे बच्चे, कूलॉम अट्रैक्शन, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। कहने का मतलब आप बोल सकते हैं कि अच्छा एक बात बताएं, आपको कूलॉम फोर्स का फार्मूला तो पता ही होगा, K(Q1 Q2 upon R square। अगर प्यारे बच्चे मैं ये मान के चलता हूँ कि इसकी जो रेडियस है डेट वाज स्मॉल r, तो आप कहेंगे कि सर मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए सेंट्रीपिटल का फार्मूला क्या था बेटे, mv² अपॉन r, और दिस मस्ट बी इक्वल टू K(Q इलेक्ट्रॉन और Q न्यूक्लियस, है ना, और अपॉन R²। और आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे ना मोड लेते हैं फोर्स के फार्मूले में। अगर पोटेंशियल एनर्जी होगा तो उसके फार्मूले में हम लेंगे प्रॉपर साइन, लेकिन फोर्स के फार्मूले में नेगेटिव का यूज जो है वो डायरेक्शन देखने के लिए कर लिया जाता है। ये जो एरो अंदर की तरफ क्यों आया, ये एरो अंदर की तरफ इसलिए आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था। तो डायरेक्शन देखने के लिए इस एरो से ही हमें पता लगा कि भाई ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो इसलिए मैग्नीट्यूड वाइज लेंगे अब हम, क्योंकि डायरेक्शन देखने के लिए हमने माइनस का यूज कर लिया। लेकिन यही केस अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का होता, तो पोटेंशियल एनर्जी ना स्केलर क्वांटिटी होती, तो वहां प्रॉपर साइन लेंगे, प्लस होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे। लेकिन यहाँ मोड लेंगे क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वहां नेगेटिव पॉजिटिव का यूज डायरेक्शन देखने में हो जाता है। तो जो फार्मूले का नंबर आता है तो फिर हम मोड लेते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो है mv² अपॉन r जो है बच्चा, mv² अपॉन r है ना, ये क्या चीज है आपके पास, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो K(Q1 Q2 अपॉन R², ये जो चीज है ये आपके पास में है कूलॉम अट्रैक्शन, है ना, इसका यही फार्मूला होता है। अब आपको ये भी पता होगा बच्चे, mv² अपॉन r इज इक्वल टू K की वैल्यू होती है 1/4πε0, है ना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है -e है, उसका मोड लेना है, न्यूक्लियस पे चार्ज Ze है, न्यूक्लियस पे चार्ज जो है वो Ze है, और अपॉन R²। अब यहाँ ये पॉइंट निकल के आता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सबको पता है -e है। अब मैंने यहाँ पे बोला कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है, न्यूक्लियस उसका चार्ज है Ze। व्हाट इज दिस Z? दिस Z इज एटॉमिक नंबर, ठीक है, दिस Z इज एटॉमिक नंबर। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये कहाँ से आया होगा, जरा थोड़ा विचार करते हैं। देखिए आप जानते हैं कि जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं बच्चों, तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीज होती है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, बचपन से आपने पढ़ा होगा। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, ये भी आप जानते हो, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। तो बचे क्या, प्रोटॉन, है ना। एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो +e होता है, ये भी आपको पता होगा। एक प्रोटॉन जो है उसके ऊपर जो चार्ज है डेट इज +e, राइट। अब प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है न्यूक्लियस में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये ना बचपन से आपको पढ़ाते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो Z के बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर। अब आप समझ ही गए होंगे। और चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, मैंने अभी बताया कि चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, +e। तो इन दोनों से अगर आप चार्ज इन न्यूक्लियस निकालेंगे तो क्या वो Ze नहीं आ जाएगा। एक प्रोटॉन पे चार्ज +e है, प्रोटॉन्स की संख्या Z है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Ze। तो इसको भी आप याद कर लें कि भाई ऐसा होता है।
तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन गई प्यारे बच्चों कि mv स्क्वायर अपॉन आर, है ना, ये थीटा नहीं है, ये v है बच्चे, है ना, ये v है, थीटा नहीं है। mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है सर, ये आगे काम आने वाली है। पहले पोस्टुलेट से फर्स्ट इक्वेशन मैंने बना दी है और आप ना इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये बनने वाली है। अच्छा, इसमें से अगर मैं r से r लेस कर दूं तो इसको मॉडिफाई करके ना ये लिख सकता हूं। चलो मैं इसको मॉडिफाई करके बाद में लिखूंगा, अभी जरूरत नहीं है ना। अभी सेकंड पोस्टुलेट पे आते हैं। एक यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहूंगा, ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बीच में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगी। अच्छा, यहाँ पर एक नोट डाल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, नोट डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला गया, ये हमने हटा दिया, बाद में देखेंगे। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जो हमें बाद में काम आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर एक कंसेप्ट आया था स्टेशनरी ऑर्बिट का, ठीक है। किसका कंसेप्ट आया था? स्टेशनरी। स्टेशनरी ऑर्बिट का क्या मतलब है? स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट में। रेस्ट का क्या मतलब है यार? रेस्ट का मतलब ये है कि उनका जो रेडियस है ना वो फिक्स रहेगा। पर्टिकुलर ऑर्बिट का रेडियस फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। रेडियस से ज्यादा बेहतर होगा कि हम सर्कमफ्रेंस की बात करें। ऑर्बिट सर्कुलर होते हैं, तो सर्कुलर ऑर्बिट्स की जो सर्कमफ्रेंस है ना बच्चे, जो लेंथ है सर्कमफ्रेंस है, वो कांस्टेंट रहती है। अगर वो स्टेशनरी ऑर्बिट बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्या कांस्टेंट रहेगा? जो सर्कमफ्रेंस है वो कांस्टेंट रहेगी। तो स्टेशनरी कंडीशन, भोर स्टेशनरी कंडीशन भी आती है, वो हालांकि यहाँ यूज नहीं करेंगे, बाद में कहीं यूज आएगा उसका। भोर स्टेशनरी ऑर्बिट कंडीशन, स्टेशनरी ऑर्बिट कंडीशन, ठीक है, या हम कहेंगे कंडीशंस फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये कंडीशन बोलती है कि आपकी जो सर्कमफ्रेंस है मतलब 2 पाई आर वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब एन लैम्बडा के बराबर आएगी। सर ध्यान से देखना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं बीच में यूज होगा। बीच में मतलब जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन वगैरह पढ़ेंगे, जहां स्टेशनरी ऑर्बिट का कंसेप्ट आएगा वहां ये यूज होगा। तो यहाँ पे जो एन है वो आपका ऑर्बिट के हिसाब से डिसाइड होगा कि पहला ऑर्बिट है कि दूसरा ऑर्बिट है, मतलब के एल है, एल है, एम है, एन है, उसके हिसाब से। लैम्बडा जो है आप जानते हैं वेवलेंथ होती है, लैम्बडा जो है वो वेवलेंथ होती है, ठीक है। और 2 पाई आर यू नो वेरी वेल कि सर्कमफ्रेंस है। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है ना बच्चे कि 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्बडा, इसको जो है वो स्टेशनरी कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, पहले पोस्टुलेट्स। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे पोस्टुलेट की तरफ। पहले पोस्टुलेट ने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, इतना बता दिया। ऑर्बिट के बारे में बता दिया, उसका स्टेशनरी का कंसेप्ट उसने दे दिया। अब अगर कोई चीज रिवॉल्व कर रही है तो देयर मस्ट बी सम मोमेंटम इन दैट, है ना, कुछ क्वांटिटी ऑफ मोशन होना चाहिए। और यहाँ पे रिवॉल्यूशन है, यहाँ लीनियर मोशन नहीं है। रिवॉल्यूशन है तो एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट आएगा। तो यही सेकंड पोस्टुलेट बोलता है, ये बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये भी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है एंड इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर की बात कर रहे हो ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा अपॉन 2 पाई, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को प्यारे बच्चे कैपिटल एल से नोट करते हैं। और अगर आपको याद हो, मैं यहां लिख देता हूं, आपको याद हो तो एल का फार्मूला ना mvr होता है। वेयर एल, व्हाट इज दिस एल? दिस इज एंगुलर मोमेंटम। ये सारी बातें पहले हो चुकी है, 11th क्लास में हम पढ़ के आए हैं। ये एंगुलर मोमेंटम है, राइट। तो इस मॉडल के अगर मैं मानूं तो आपका जो mvr है डेट मस्ट बी द इंटीग्रल मल्टीपल, किसका इंटीग्रल मल्टीपल? h अपॉन 2 पाई का। व्हाट इज दिस n? दिस n अगेन स्टैंड्स फॉर द ऑर्बिट, बट इट मस्ट बी सम इंटीजर। अब जो ऑर्बिट की संख्या है या जो सेल उसका एक्साइटेड स्टेट्स या ग्राउंड स्टेट्स की जब हम बात करेंगे तो वहां जो n है वो एक इंटीजर है। तो यहां से आप बोलेंगे कि भाई आपके पास में mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई आ गया। कई बुक्स में जो h अपॉन 2 पाई है उसको ना
एच अपॉन 2 पाई को एच कट से दिखा देते हैं जब आप केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं। फिजिक्स में तो एच मुश्किल है, कोई दिखाता नहीं। तो अगर आपको कहीं ऐसा भी मिल जाए कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच कट, तो परेशान मत होना। एच कट का मतलब आपका जो था वो एच अपॉन 2 पाई था, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये सेकंड इक्वेशन बन गई, और ये बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये भी। पहली इक्वेशन में आपको याद दिलाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है, वहां से बनी थी एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और ये दूसरी इक्वेशन बन गई एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको इसको याद भी रखना, ठीक है। तीसरा पोस्टुलेट बोर का, देखिए बोर के ना पोस्टुलेट्स पढ़ रहे हैं अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो बोर के ना पोस्टुलेट्स पढ़ रहे हैं। तो तीसरा पोस्टुलेट क्या बोलता है बोर एटॉमिक मॉडल का? तीसरा पोस्टुलेट बोलता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से या हायर एनर्जी स्टेट से, ये सब आपने बचपन में पढ़ रखा है, मैं कुछ अलग से नहीं पढ़ा रहा मैं। ये हायर एनर्जी स्टेट है और ये लोअर एनर्जी स्टेट है, ये लोअर एनर्जी स्टेट है। अब एक बात बताओ, अगर हायर एनर्जी स्टेट है इसका मतलब उसके पास एनर्जी ज्यादा थी। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एनर्जी ज्यादा थी, अब वो जंप करके नीचे आ रहा है सर, और यहां पर एनर्जी है कम। समझ गए मेरी बात? ऊपर वाले की जो एनर्जी थी, मान लीजिए ऊपर वाले की एनर्जी E2 है, नीचे वाले की एनर्जी जो है E1 है। ऊपर वाले की एनर्जी ज्यादा थी, नीचे वाले की एनर्जी है कम। तो इसका मतलब जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो कुछ एनर्जी छोड़ेगा। भाई उसके पास ज्यादा है, अब वो उसके पास कम चाहिए, तो बाकी बची कहाँ जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो यही इसने बोला कि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है, तो रेडिएशंस निकलती हैं, और उन रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है एनर्जी गैप के ऊपर। डेली जो है वो एनर्जी गैप है, और वो एनर्जी गैप होता है E2 माइनस E1, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा दो, E विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है। ये इसका थर्ड पोस्टुलेट था, और ये भी बड़ा काम का है। E यहाँ पर एनर्जी गैप से रिलेटेड है। ये जो रेडिएशंस निकलेगी, अच्छा इन रेडिएशंस की अगर एनर्जी की बात करें तो एच न्यू है ना, एच न्यू विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1, राइट। व्हाट इज दिस न्यू? दिस न्यू स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। न्यू है ये, है ना, ये जो है दिस इज न्यू, और ये जो है दिस इज म्यू, तो अंतर है दोनों में, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है ऊपर, और ये जो म्यू है वो अलग अलग जगह अलग अलग चीजों के रूप में यूज होता है। कहीं पर इसको माइक्रो बोलते हैं, कहीं पर इसको मोबिलिटी बोलते हैं, तो ये सिंबल अलग अलग जगह यूज होता है, ठीक है। तो ये इसके 3 पोस्टुलेट थे जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि भाई बोर के 3 पोस्टुलेट हैं। अगर आपको ये 3 पोस्टुलेट याद हैं तो मेरे बच्चे आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। बहुत कुछ अच्छा का मतलब ये है कि आप जो है एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ये 2 इक्वेशन ना ऐसी है जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर है कि ये आपके लिए ना बहुत अच्छा करने वाले हैं। कहेंगे सर बहुत अच्छा क्या? आगे जो डेरिवेशन होगा ना, अभी डेरिवेशन नहीं है, अभी डेरिवेशन नहीं है, अभी हमने खाली पोस्टुलेट पढ़े हैं, इसके एजम्पशंस पढ़े हैं, डेरिवेशन तो इसके बाद आएंगे। बात समझ में आ रही है? इसके बाद हम रेडियस निकालेंगे, इसके बाद हम वेलोसिटी निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तब कहीं जाकर के डेरिवेशन होंगे, और फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। तो बोर एटॉमिक मॉडल एक ऐसा टॉपिक है जो थ्योरेटिकल भी इम्पोर्टेंट है, डेरिवेशनल भी इम्पोर्टेंट है, कंसेप्चुअली भी इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको हल्के में नहीं लेना, इसको आपको करना है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम डिस्कस करेंगे रेडियस और वेलोसिटी वगैरह एटसेट्रा जो अलग अलग टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप ये जो 2 इक्वेशन है ना, इनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। गॉट द पॉइंट?